चलो गुड मॉर्निंग टू ऑल। नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न एंड रिज़र्व। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे डेप्रिसिएशन की। ठीक है, हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी जिसमें हम लोगों ने डेप्रिसिएशन देखा था कि डेप्रिसिएशन किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मशीनों के ऊपर डेप्रिसिएशन वगैरह लगाते हैं। ठीक है, तो हमारी यूनिट का सबसे फर्स्ट, ठीक है, अब हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है इसमें हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन, क्या क्या फीचर होते हैं, कॉजेज़ ऑफ डेप्रिसिएशन, क्या कारण होता है डेप्रिसिएशन लगाने के, नीड और ऑब्जेक्टिव, है ना, क्या नीड होती है हम लोगों को डेप्रिसिएशन लगाने की, क्यों हम लोग लगाए डेप्रिसिएशन, फैक्टर्स और बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, कौन कौन से फैक्टर है जिसके आधार पर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, मेथड्स, कौन कौन सी मेथड्स होती है डेप्रिसिएशन की, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, मेथड्स तो बहुत सारी होती है, लेकिन हम लोग जो हमारे 11th क्लास में पढ़ते हैं उसमें हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या होती है हम लोग आगे पढ़ेंगे। मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, किस तरीके से डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया जाता है उसकी मेथड, सेल ऑफ एन एसेट, अगर सेल किया जाता है तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, डिस्पोजल ऑफ एन एसेट, है ना, डिस्पोजल मतलब वही अगर एंड हो जाती है मशीन या कोई भी एसेट जो है वो ख़त्म हो जाती है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। फिर प्रोविज़न रिज़र्व की बाद में बात करेंगे और टाइप्स ऑफ रिज़र्व वगैरह कितने टाइप के होते हैं, ये सारी चीज़ें बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग डेप्रिसिएशन की बात करें। एक यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है कि कार्टर के अनुसार डेप्रिसिएशन इज़ अ ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन असेट्स फ्रॉम एनी कॉस्ट। ठीक है, धीरे धीरे करके मशीनों की या धीरे धीरे करके किसी भी असेट्स की, है ना, फिक्स्ड असेट्स की बात हो रही है, फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू को धीरे धीरे कम कर देना, उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन, और हिंदी में इसको हम लोग रास का नाम देते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन की बात करें तो एवरी फिक्स्ड असेट्स लॉसेस इट्स वैल्यू ड्यू टू यूज़र और अदर रीज़न, है ना, सभी फिक्स्ड असेट धीरे धीरे करके उनकी वैल्यू कम हो जाती है ना, कोई भी रीज़न हो सकता है धीरे धीरे वैल्यू कम होने का। ठीक है, दैट इज डिक्लाइनिंग इन द वैल्यू ऑफ असेट्स इज नॉन एज डेप्रिसिएशन, है ना, उनकी जो कमी आती है, उनकी जो वैल्यू में कमी आती है उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, मीनिंग इंट्रोडक्शन सारी चीज़ें वही है ना। डेप्रिसिएशन में भी डिस्क्राइब एज परमानेंट, कंटिन्यूइंग एंड ग्रेजुअल श्रिंकेज मतलब वो धीरे धीरे कम होना इन द बुक्स वैल्यू ऑफ फिक्चर्स। फीचर्स की बात करें तो डेप्रिसिएशन के क्या क्या फीचर होता है, तो इट इज़ अ डिक्लाइन इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स। ठीक है, जो भी फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू होती है उसके धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, उसकी कम करते जाते हैं, उसकी वैल्यू को हम लोग कम करते जाते हैं। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये कंटिन्यू चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि आज हम लोगों ने इस साल कर दिया अगले साल हम लोग रहने देते, नहीं करें, है ना, उसके अगले साल फिर हम लोग कर देते, फिर अगले साल हम लोग नहीं करें। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, जब तक कि वो एंड ना हो जाए, ठीक है, उसकी वैल्यू ख़त्म ना हो जाए, तब तक हम लोगों को इसको प्रोसेस को करते रहना है। और फिक्स्ड असेट्स में सारी असेट्स आ जाएगी, चाहे वो बिल्डिंग हो, मशीनरी हो, फर्नीचर हो, या कोई भी ऐसी असेट्स जो कि फिक्स्ड हो, सारी पे हम लोग डेप्रिसिएशन लगाएंगे। इट इंक्लूड्स लॉस ऑफ वैल्यू ड्यू टू एफ्लुक्स आयन ऑफ टाइम, है ना, मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो धीरे धीरे टाइम गुजरने के दौरान उनकी जो वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाती है ना, या ऑब्सोलेंसेस होने के कारण, ये यूज़ होने के कारण। ठीक है, उनको अगर यूज़ करेंगे तो उनकी वैल्यू ही कम हो जाएगी। ऑब्सोलेंसेस मतलब होता है कि उनकी मतलब कि नई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो पुरानी मशीनों को हम लोगों ने हटा दिया, तो ये भी रीज़न हो सकता है ना। इट इज़ एन एक्सपायर्ड कॉस्ट एंड मस्ट बी डिडक्टेड बिफोर कैलकुलेटिंग टैक्सेबल प्रॉफिट। ठीक है, टैक्स लगाने के पहले ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है हम लोगों को डेप्रिसिएशन की। ठीक है, कॉजेज़, क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, तो वियर एंड टीयर ड्यू टू यूज़ और पास ऑफ टाइम। वियर और टीयर मतलब कि इस्तेमाल किया हो फेंको, है ना, वो वाला। तो वियर टीयर मतलब कि पहले इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है, वो लास्ट में जाके वो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, है ना। या फिर हम लोग इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा, जैसे जैसे उसका यूज़ होता जाएगा, वो धीरे धीरे उसकी वैल्यू हम लोग कम करते जाएंगे। तो ये कॉज हो गया। ऑब्सोलेंसेस अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अप्रचलन में आ जाना। ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो पुरानी मशीनों का जो है अप्रचलन हो गई, मतलब कि वो मार्केट से आउट हो गई, तो उसके कारण भी वो वैल्यू ख़त्म हो गई। एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट्स, है ना, लीगल तरीके से एक्सपायर हो जाना, है ना, तो भी, है ना, जैसे हम लोग यहाँ पर इसमें कॉपीराइट्स की या फिर इनकी बात कर सकते हैं, जो कि एक टाइम मिला होता है, उस टाइम के बाद में उसको हम लोगों को रिन्यू करवाना पड़ता है, तो वो एक्सपायर हो जाए तो भी हमारी वो वैल्यू ख़त्म हो जाती है। और एबनॉर्मल फैक्टर मतलब होता है कि किन्हीं भी ऐसे कारणों से जो कि हमारे हाथ में ना हो, ठीक है, जैसे कोई लॉस हो गया, ऐसा लॉस हो गया जो कि हमारे हाथ में ही नहीं था, तो वो उसके कारण से उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। अब नीड क्यों है या क्या ऑब्जेक्टिव है डेप्रिसिएशन का, हम लोगों को क्यों नीड है डेप्रिसिएशन लगानी, क्यों हम लोग डेप्रिसिएशन लगाएं, टू एसर्टेन द ट्रू फ्यूचर प्रॉफिट और लॉस, है ना। अगर हम लोगों को फ्यूचर का
प्रॉफिट अगर सही तरीके से पता करना है या लॉस को सही तरीके से पता करना है तो हम लोगों को ये प्रोविज़न करना पड़ता है, जिसको हम लोग डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। फॉर कंसिडरेशन ऑफ टैक्स के कंसिडरेशन के लिए अगर टैक्स लगाना है तो उसके पहले सबसे पहले सही वैल्यू आना चाहिए कि कितना एक्चुअली प्रॉफिट हुआ है इन सारे डेप्रिसिएशन प्रोविज़न को करने के बाद। टू एसर्टन द ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन, अगर फाइनेंशियली हम लोगों को सही पोजीशन पता करनी है कि एक्चुअल में हमारे फर्म की क्या पोजीशन है, तो ये हम लोगों को प्रोविज़न करना पड़ेगा। और कंप्लायंस विथ लीगल प्रोविज़न, और लीगल प्रोविज़न भी है, लीगली हम लोगों को बोला भी जाता है कि आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, कंपलसरी है, ठीक है। फैक्टर्स और बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, कौन कौन से फैक्टर, तो कॉस्ट ऑफ असेट्स, कॉस्ट पर लगा सकते हैं एसेट्स की। एस्टिमेटेड नेट रेड्यूसिबल वैल्यू, नेट रेसिडुअल वैल्यू मतलब होता है कि इसमें से हम लोग एक्चुअल में कितने में ये मशीनरी लास्ट में, सपोज़ कि किसी मशीनरी की बात करें, उसकी हम लोगों ने 10 साल की वैल्यू निकाली कि 10 साल बाद ये इसका लगभग नील हो जाएगी, लेकिन हो सकता है 10 साल बाद इसकी कुछ रेसिडुअल वैल्यू, मतलब कि बेचने से कुछ वैल्यू हम लोगों को मिल जाए, है ना, मतलब बेचने से उसके बदले में कुछ पैसा हम लोगों को मिल जाए, तो चीज़ों को हम लोगों को देखना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। डेप्रिशिएबल कॉस्ट, ठीक है। और एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ मतलब कि एक्चुअल में वो कितने टाइम तक चलेगी, उस आधार पर हम लोग, जैसे अगर किसी मशीनरी की बात करें तो हम लोगों ने मशीनों को 10 साल तक देखा कि 10 साल तक तो ये चलेगी, तो 10 साल की उसकी एस्टिमेटेड यूज़फुल वैल्यू होगी, उसके आधार पर हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। मेथड्स की बात करें तो यहाँ पर लोग 2 मेथड्स की बात कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको हम लोग फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। सीधी रेखा पद्धति, है ना, सीधी रेखा पद्धति का सीधा सिंपल मीनिंग है हर साल एक जैसा हम लोगों को डेप्रिसिएशन लेके चलना है ना। जो भी ओरिजिनल कॉस्ट पे हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने जो भी डेप्रिसिएशन निकाला है, उसको अगले 5 साल 10 साल जितने भी साल हम लोग डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, उसकी मशीनरी की कॉस्ट हम लोग कम कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन हम लोग को लगातार उन 5 से 10 साल तक लेके चलना पड़ेगा, है ना। तो दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन दैट assumption ऑफ इक्वल यूज़ ऑफ टाइम ओवर असेट्स इंटायर यूजफुल लाइफ, है ना। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑफ फिक्स्ड एंड इक्वल अमाउंट इज चार्ज एज डेप्रिसिएशन इन एवरी काउंटिंग पीरियड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन असेट, है ना। लाइफ टाइम के लिए जितने टाइम की भी बात करें, उसमें हम लोगों को सेम अमाउंट में डेप्रिसिएशन एक ऐसी इक्वल अमाउंट निकालनी पड़ेगी, जिसको हम लोग को नाम देंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। सेकेंड हमारी है चलो डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका भी देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस एस्टिमेटेड नेट रेसिडुअल वैल्यू। अभी हम लोगों ने एस्टिमेटेड नेट रेसिडुअल वैल्यू की बात की थी कि एक्चुअल में हम लोगों को 10 साल की अगर 10 साल की अगर लाइफ मान के चल रहे हैं, तो एक्चुअल में अगर बेचने पर कुछ मिलेगा तो वो माइनस करना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स सपोज 1 लाख रुपये, एस्टिमेटेड नेट रेसिडुअल वैल्यू सपोज 10 साल बाद उसकी वैल्यू हम लोगों को 10,000, उसके बदले में कबाड़ भी है तो कबाड़ के बदले में भी कुछ ना कुछ तो पैसा मिलेगा, तो 10,000 मिला, तो 1 लाख में से 10,000 माइनस करने के बाद नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ एक्सपेक्टेड लाइफ, कितने साल के लिए हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन किया है कि वो चलेगी, सपोज 10 साल के लिए, तो 10 से हम लोग उसका डिवाइडेशन कर देंगे, तो जो एक्चुअल वो आएगा अमाउंट आएगा वो हमारी क्या आ जाएगी, डेप्रिसिएशन की एक अमाउंट आ जाएगी। सेकंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग कि हिंदी मेरे को एकदम ध्यान नहीं आ रहा है अभी, ठीक है, आप लोगों को मैं बाद में बताऊंगा कि हिंदी क्या बोलते हैं, अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का मतलब सिंपल सा मतलब है, जो आपकी बुक वैल्यू हो उस पर आपने पहले साल में जो डेप्रिसिएशन लगाया, उसके बाद वो आप इसका हिंदी मीनिंग है घटती किस्त पद्धति। घटती किस्त पद्धति मतलब होता है कि अब ये इसका हर साल वैल्यू एक नहीं रहेगी, घटता जाएगा। सपोज़ कि पहले 1 लाख रुपये से 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाया तो 10,000 आ गया, ठीक है। उसके बाद में 90,000 बैलेंस बचा, तो 90,000 का 10% कितना बचा, तो कितना होता है 9,000, तो 9,000 आ गया। फिर 88,000 बचा, तो 88,000 का 10% कितना होता है ना, तो 8800। तो ये इस तरीके से हमारा डेप्रिसिएशन हर साल क्या होगा, काउंट होगा। दोनों में थोड़ा सा इसने डिफ्रेंशिएट भी किया इसने कि स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या होती है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए ऑन ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एन असेट्स, इधर ऑन बुक वैल्यू ऑफ एन असेट्स, है ना। फिर इधर फिक्स ईयर आफ्टर ईयर, इधर डिक्लाइंस ईयर आफ्टर ईयर, नॉट रिकग्नाइज, ईजी टू कैलकुलेट और डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट, ठीक है। दोनों में इसने मतलब समझा था, ठीक है। अब आगे हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में हम लोग थोड़ा सा इसकी जनरल एंट्री के आधार पर भी बात कर लेते हैं। तो जब डेप्रिसिएशन हम लोग लगाते हैं, ठीक है, तो चलो आज हम लोग तो सब इतना ही कर लेते हैं, हम लोग फिर कल डेप्रिसिएशन का
एक सवाल भी ले लेंगे, साथ में जनरल एंट्री वगैरह भी आप लोगों को बता दूंगा। मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये दोनों अकाउंट किस तरीके से बनाना है, ये सारी का हम लोग एक बार अच्छे से बात कर लेंगे, ठीक है।